हेलो एवरीवन। आज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रैपिड रिविजन्स करवाएंगे और ये भी दो पार्ट में आएगा। पहला पार्ट आज और सेकेंड पार्ट कल आएगा। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रिवीजन शुरू करते हैं। तो पहला, व्हाट इज़ ब्रीदिंग? तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर्स टू एल्वियोलाई इज कॉल्ड ब्रीदिंग, और इसको कॉमनली कहते हैं रेस्पायरेशन। और ये जो रेस्पायरेशंस कैरिड आउट बाय दी रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो अब हम देखेंगे रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो टोटल एनिमल्स किंगडम में 11 फाइलम्स है, और उस 11 फाइलम्स में कौन सा रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है या एनिमल्स कौन सा ऑर्गन यूज़ करते हैं रेस्पायरेशंस के लिए, तो ये पहले देखेंगे। तो सबसे पहला फाइलम होता है पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटी हेलमिंथीज और एस्केल हेलमिंथीज। इस 5 में रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होता है। तो ये सारे एनिमल्स अपने जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायरेशंस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से इनका एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद आते हैं एनिलिडा में। छठा फाइलम आते हैं एनिलिडा में। एनिलिडा में जो अर्थवर्म होता है ये रेस्पायरेशंस मॉइस्ट क्यूटिकल्स के हेल्प से करता है। उसके बाद एनिलिडा के बाद आते हैं ऑर्थोपोडा। सातवां फाइलम क्या है? ऑर्थोपोडा। जो ऑर्थोपोडा होता है, ऑर्थोपोडा में प्रेजेंट होता है गिल्स, लंग्स और ट्रेकियल ट्यूब। गिल्स, लंग्स और ट्रेकियल ट्यूब पाया जाता है। इंसेक्ट, अब ऑर्थोपोडा में इंसेक्ट में ट्रेकियल ट्यूब से रेस्पायरेशंस होता है, और ट्रेकियल ट्यूब जो होता है ये ट्यूब का नेटवर्क्स होता है। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। उसके बाद गिल्स एक्वेटिक ऑर्थोपोडा में गिल्स पाया जाता है, और टेरेस्ट्रियल्स ऑर्थोपोडा में लंग्स पाया जाता है। तो अब 7वां फाइलम ऑर्थोपोडा भी हो गया। ऑर्थोपोडा के बाद आता है 8वां फाइलम मोलस्का। मोलस्का में जो अगर एक्वेटिक मोलस्का है तो गिल्स, और अगर टेरेस्ट्रियल मोलस्का है तो लंग्स के हेल्प से रेस्पायरेशंस होता है। उसके बाद अब आएंगे 9वां फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में रेस्पायरेशंस वाटर वैस्कुलर सिस्टम से होता है। सारे इकाइनोडर्मेटा वाटर वैस्कुलर सिस्टम यूज करते हैं रेस्पायरेशंस के लिए। उसके बाद आएंगे 10वां फाइलम्स हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में भी रेस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। उसके बाद सबसे अंतिम वाला फाइलम आएंगे कॉर्डेटा। फिर कॉर्डेटा एनसीईआरटी पूरा इस कॉर्डेटा का और क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी दिया है। तो कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। कॉर्डेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इसमें यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में गिल्स होता है रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। फिर वर्टिब्रेटा का और क्लासिफिकेशन किया गया है। वर्टिब्रेटा सब फाइलम को 2 डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया है, एग्नथा और नैथोस्टोमेटा। एग्नथा में एक ही क्लास है, वो क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। और इस साइक्लोस्टोमेटा में फिर रेस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। उसके बाद नैथोस्टोमेटा जो होता है, नैथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास है, पाइसेस एंड टेट्रोपोडा। जो पाइसेस होता है ये फिश का क्लास है। इसमें 2 टाइप का फिश होगा, बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश, और दोनों फिश में रेस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। बोनी फिश में भी गिल्स और कार्टिलेजिनस फिश में भी गिल्स। उसके बाद टेट्रोपोडा सुपर क्लास में 4 क्लास होता है। कौन कौन सा? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इसमें एम्फीबिया में 3 ऑर्गन्स होता है रेस्पायरेशंस का, या तो वो लंग्स के हेल्प से रेस्पायरेशन करेगा, या तो गिल्स के हेल्प से रेस्पायरेशन करेगा, या तो स्किन के हेल्प से रेस्पायरेशंस करेगा। उसके बाद जो 3 बच गया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इसमें रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स लंग्स होता है।
तो पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट टोटल है कि किसमें कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो एक बार अच्छे से, एनसीईआरटी में एक जगह नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा रैंडमली लिखा हुआ है, तो एक बार अच्छे से दोबारा इसको वीडियो को देखकर नोट कर लेना खुद से। क्लियर? उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स खत्म हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंडोडर्मल इन ओरिजिन्स होता है और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर में ओपन करता है और नेजल चैम्बर नेजोफेरिंग्स में लीड करता है। नेजोफेरिंग्स ग्लॉटिड से होते हुए लैरिंग्स में ओपन करता है और लैरिंग्स ट्रेकिया में ओपन करता है और ट्रेकिया डिवाइड होता है और फॉर्मेशन करता है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर बनाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर बनाएगा टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर बनाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होकर बनाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होकर बनाएगा डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और उसके बाद एल्वियोलाई प्रेजेंट होगा। तो क्या पाथ होगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर्स, नेजोफेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद बोलना ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई किस में ओपन करेगा? ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और फिर एल्वियोलाई। ये होता है पूरा पाथवे या पूरा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब एक एक को देखेंगे। तो शुरू करते हैं नेजोफेरिंग्स से। जो नेजोफेरिंग्स होता है ये फेरिंग्स का पार्ट होता है और हमको पता है फेरिंग्स इज ए कॉमन पाथवे फॉर बोथ फूड एंड एयर। उसके बाद नेजोफेरिंग्स ओपन करेगा ग्लॉटिस के हेल्प से, किस में ओपन कर जाएगा? तो लैरिंग्स में ओपन कर जाएगा। लैरिंग्स जो होता है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेकिया होता है और लैरिंग्स के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। लैरिंग्स के ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। लैरिंग्स को कार्टिलेजिनस बॉक्स या लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को कार्टिलेजिनस बॉक्स बोलते हैं क्योंकि ये 9 कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है और इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शंस में हेल्प करता है। उसके बाद लैरिंग्स किस में ओपन करेगा? ट्रेकिया में। ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया का जो सबसे इनर सरफेस होता है इट इज़ लाइंड बाय सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम कंटेनिंग गॉबलेट सेल्स, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल प्रेजेंट होता है। ठीक, उसका ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया एक्सटेंड करता है अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ये मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करेगा और यहाँ पे ये डिवाइड कर जाएगा और T5 लेवल पे डिवाइड करता है। 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में ये डिवाइड करता है। उसका प्राइमरी ब्रोंकाई में होता है रिपीटेड डिविजन्स और फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई में होता है रिपीटेड डिविजन्स, फॉर्मेशन होता है टर्सरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई में होता है रिपीटेड डिविजन्स, फॉर्मेशन होता है इनिशियल ब्रोंक्यूल और इनिशियल ब्रोंक्यूल में होता है रिपीटेड डिविजन्स और फॉर्मेशन होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में रिपीटेड डिविजन्स होता है, फॉर्मेशन होता है डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और फाइनली एल्वियोलाई। ये पूरा होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे और सारा स्ट्रक्चर। उसके बाद बात करेंगे हम कि ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, मतलब ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल, यहाँ तक जो होता है वो इनकम्प्लीट सी शेप का कार्टिलेज पाया जाता है। इनकम्प्लीट सी शेप का कार्टिलेज पाया जाता है और ये सी शेप का कार्टिलेज इस तरह से होगा। सी शेप का कार्टिलेज पीछे से पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट होता है और ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद बात करेंगे लंग्स के बारे में बात करेंगे। ह्यूमंस में 2 लंग्स होता है,
ह्यूमंस में 2 लंग्स होता है, और जो लेफ्ट लंग्स होता है इसमें एक नॉच पाया जाता है जिसको कार्डियक नॉच कहते हैं, और इस नॉच में हार्ट सिचुएटेड होता है। उसका लंग्स जो होता है, लंग्स इज सराउंडेड बाय डबल लेयर स्ट्रक्चर्स। लंग्स के चारों तरफ 2 लेयर का मेम्ब्रेन्स पाया जाता है। सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन्स होता है उसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं, और ये पैराइटल प्लूरा थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में होता है, और जो सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसको विसरल प्लूरा कहते हैं, और ये लंग सरफेस का लाइनिंग बनाता है, और दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, और उस स्पेस में फ्लूइड भरा रहता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और ये फ्लूइड फ्रिक्शन से बचाता है लंग्स को, रिड्यूस फ्रिक्शंस ऑन दी लंग्स सरफेस। ठीक है, ये है लंग्स के बारे में। उसके बाद जो लंग्स होता है ये थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है, और ये थोरेसिक कैविटी एक एयर टाइट चैम्बर होता है, और इस थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशंस सबसे वेंट्रली स्टर्नम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, और लेटरली रिब्स, और नीचे लोअर साइड में डोम शेप के डायाफ्राम मिलके इस थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन करता है, और ये एक एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर मतलब इसमें एयर जाने का एक ही रास्ता है, ट्रेकिया से होकर ही इसमें एयर जा सकता है, और कहीं से भी इसमें एयर एंटर नहीं कर सकता है, इसलिए इसको एयर टाइट चैम्बर कहा जाता है। और हम इस लंग्स, इसमें जो सिचुएटेड लंग्स है उसका वॉल्यूम को डायरेक्टली किसी भी प्रोसेस के द्वारा हम चेंज नहीं कर सकते। हम पहले थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे। जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अपने आप उस लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम घट जाएगा तो अपने आप लंग्स का वॉल्यूम भी घट जाएगा। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम को अल्टर कर दें। क्लियर? अब पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर एल्वेलाई तक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको कंडक्टिंग पार्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। तो कंडक्टिंग पार्ट जो होता है ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट होता है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल स्पेसेस, नेजल चेम्बर, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यहाँ तक कंडक्टिंग पार्ट्स कहलाता है। और जो डक्ट ऑफ एल्वेलाई और एल्वेलाई जो होता है इसको रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। कंडक्टिंग पार्ट का 3 फंक्शन होता है। ये एयर को कंडक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड्स को कंडक्ट करेगा। उसके बाद जो अंदर एयर जा रहा है उसमें अगर डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है तो उसको क्लीन करेगा, उसको ट्रैप कर लेगा। और तीसरा ये गैस को ह्यूमिडिफाइज करता है। ये 3 फंक्शन होता है कंडक्टिंग पार्ट का। और जो एक्सचेंज पार्ट या जो रेस्पिरेटरी पार्ट्स होता है इसका एक्चुअल ये एक्चुअल साइट होता है गैसियस एक्सचेंज का। यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच एक्सचेंज होता है, ब्लड और एल्वेलाई के बीच में, यही एक्सचेंज पार्ट होता है। ठीक, तो अब बात करेंगे स्टेप ऑफ रेस्पायरेशंस। रेस्पायरेशंस में टोटल कितना स्टेप होता है? तो रेस्पायरेशन में टोटल 5 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप में हम एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स के एल्वेलाई में लेकर जाएंगे, और जो लंग्स के एल्वेलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर लेकर आएंगे। इसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। इसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, या इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब गैस कहाँ पहुँच गया है? लंग्स एल्वेलाई में। अब लंग्स एल्वेलाई और ब्लड, एल्वेलर कैपिलरीज के जो ब्लड होता है यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन्स का एल्वेलाई से ब्लड वेसल्स में, और जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड में, और जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर एल्वेलाई में। तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस किसके बीच? तो एल्वेलाई एंड ब्लड के बीच इस गैस का एक्सचेंज। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस।
ऑक्सीजन का एल्विलाई से लेकर टिश्यू साइड तक और कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू साइड से लेकर एल्विलाई साइड तक। तो ये ट्रांसपोर्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड, ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या होगा कि अब गैस पहुंच गया है टिश्यू साइड पे, तो टिश्यू साइड पे ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज होकर जाएगा टिश्यू के अंदर, ब्लड से टिश्यू के अंदर, और जो टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ है वो डिफ्यूज होकर आएगा ब्लड में। तो ये चौथा स्टेप हो गया, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और पांचवा स्टेप होता है, अब जो ऑक्सीजन गैस टिश्यू के अंदर चला गया है, ये ऑक्सीजन गैस जो होगा इसको यूटिलाइज किया जाएगा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के लिए। ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी 5 स्टेप होता है रेस्पिरेशंस में। कौन कौन सा? तो पहला ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशंस, दूसरा एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड, चौथा स्टेप होता है फिर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और पांचवा स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशंस यानी यूटिलाइजेशंस ऑफ ऑक्सीजन्स फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये 5 स्टेप होता है रेस्पिरेशंस में। तो आज पहला स्टेप देखेंगे, क्या चीज़? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी पल्मोनरी वेंटिलेशंस। तो ब्रीदिंग में 2 स्टेप होता है, एक होता है इंस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सपीरेशन। तो इंस्पिरेशन क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स के अंदर लेकर जाना, इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। और एक्सपीरेशन क्या होता है? तो एल्विलर एयर को लंग्स से बाहर लेकर एटमॉस्फेयर में लाना, मतलब इस एल्विलर एयर को बाहर एटमॉस्फेयर पे लाना, इसको कहते हैं एक्सपीरेशन। जो नॉर्मल इंस्पिरेशन होता है ये एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च करना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल एक्सपीरेशन होता है, नॉर्मल एक्सपीरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है। लेकिन फोर्सफुल, चाहे एक्सपीरेशन हो चाहे इंस्पिरेशन हो, दोनों ही एक्टिव प्रोसेस होता है। फोर्सफुल कोई भी प्रोसेस करने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो अब कहेंगे कैसे इस गैस का मूवमेंट होता है, कैसे ऑक्सीजन इस लंग्स के एल्विलाई के अंदर चला जाएगा और लंग्स एल्विलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे बाहर आ जाएगा। तो गैस का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, और प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए इंटर पल्मोनरी प्रेशर से, लंग्स के अंदर प्रेशर से, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बाहर से अंदर की तरफ डेवलप होगा और अपने इस प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ ऑक्सीजन गैस अंदर चला जाएगा। और अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, एक प्रेशर ग्रेडियंट्स अंदर से बाहर की तरफ डेवलप होगा और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ बाहर आ जाएगा। और इस प्रेशर ग्रेडियंट को डेवलप करने में हेल्प करता है मसल। तो देखेंगे कैसे इंस्पिरेशन होता है। ये हम लोग का डोम शेप का डायाफ्राम, ये है डोम शेप का डायाफ्राम जो बिलो दी थोरेसिक कैविटी का बाउंड्री बनाता है, नीचे वाला बाउंड्री बनाता है। तो ये इसका नॉर्मल, अगर ये रिलैक्स स्टेज में है ये डायाफ्राम, तो इसका शेप इस तरह से डोम शेप का होता है। जब इस डायाफ्राम में एक मसल पाया जाता है जिसको फ्रेनिक मसल्स कहते हैं, जब इस फ्रेनिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इस फ्रेनिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पहले इतना था थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, अब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इसके कॉन्ट्रैक्शन से बढ़ गया, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया। किस डायरेक्शन में बढ़ा? ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब एंट्रो पोस्टीरियर डायरेक्शन में। ऊपर से देखो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे की तरफ, तो वॉल्यूम इधर से इधर की तरफ बढ़ा, मतलब एंट्रो पोस्टीरियर डायरेक्शन में इस थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा। और जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसी के साथ लंग्स के अंदर भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर घट गया, अब बाहर का प्रेशर अब बढ़ गया, तो क्या होगा, एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा। और जब प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा तो ऑक्सीजन गैस इस प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ अंदर आ जाएगा। और यही तो था मूवमेंट ऑफ द गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। मतलब क्या हो गया, इंस्पिरेशन हो गया। दूसरा, ये हम लोग का रिब्स है,
ये रिब्स है, और रिब्स के बीच का जो मसल होता है, जो रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है, इसको इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। और इंटरकोस्टल स्पेस में जो मसल होता है, इसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ये रिब्स है। जब रिब्स के इंटरकोस्टल मसल में, ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और अंदर की तरफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, रिब्स ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। मतलब फिर अब क्या हुआ, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया। किस डायरेक्शन में बढ़ा, पीछे से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ। मतलब डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर का इस तरह से बढ़ा, मतलब डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा। और थोरेसिक चैम्बर का जब वॉल्यूम बढ़ा तो उसमें सिचुएटेड लंग्स का भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और फिर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, और प्रेशर ग्रेडियंट बाहर से अंदर की तरफ डेवलप होगा, और गैस फिर ऑक्सीजन गैस इस प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ अंदर आ जाएगा, और हो गया इंस्पिरेशन। मतलब इंस्पिरेशन में दोनों हेल्प करेगा, एक तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ये इंस्पिरेशंस में हेल्प करता है। ये नॉर्मल इंस्पिरेशन है, और नॉर्मल इंस्पिरेशन जो होता है ये एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, और मसल के कॉन्ट्रैक्शन में पता है एटीपी खर्च होता है, इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस होता है। और अब क्या होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्शन किया है तो कॉन्ट्रैक्शन किया तो रिलैक्स भी करेगा। जब डायफ्राम्स के मसल रिलैक्स करता है तो क्या होता है, डायफ्राम फिर अपने डोम शेप में आ जाता है। पहले फ्लैट शेप का हो गया था, अब कैसे हो जाता है, डोम शेप में आ जाएगा। यानी फिर क्या हुआ, अब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम घट गया। जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम घट जाएगा तो इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। और जब वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। यानी अब प्रेशर ग्रेडियंट अंदर से बाहर की तरफ डेवलप हुआ, और इसी प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगा तो फिर क्या होगा, रिब्स और स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन पे चले जाएंगे। जब रिब्स और स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन पे चले जाएंगे तो क्या होगा, फिर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और इसका वॉल्यूम डिक्रीज किया तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी डिक्रीज किया, और प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर फिर बढ़ गया, फिर प्रेशर ग्रेडियंट अंदर से बाहर की तरफ डेवलप हुआ, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ बाहर आ जाएगा। तो फिर अब बाहर आना मतलब एक्सपीरेशन हो गया। यानी डायफ्राम जब अपने नॉर्मल पोजीशन पे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स पोजीशन पे आएंगे तो अब क्या हो जाएगा, एक्सपीरेशन हो जाएगा। और एक्सपीरेशन, नॉर्मल एक्सपीरेशन एक पैसिव प्रोसेस था, क्योंकि यहाँ पे कोई मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ा। जो मसल कॉन्ट्रैक्ट था वो अपने रिलैक्स स्टेट में गया, तो इसी प्रोसेस में हो जाता है एक्सपीरेशन। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशंस और मैकेनिज्म ऑफ एक्सपीरेशंस। नॉर्मल जो ब्रीदिंग होता है 12 से 16 टाइम्स होता है पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हम 12 से 16 बार इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन कर सकते हैं। एयर को अंदर लेके जा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और हम कुछ एडिशनल एब्डोमिनल मसल भी पाया जाता है, इस एडिशनल एब्डोमिनल मसल से अपने ब्रीदिंग रेट को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये था पहला आज का। इसके बाद नेक्स्ट, इसके आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और किसी को अगर शॉर्ट नोट्स जो रिविजन्स करा रहे हैं, अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया नंबर पे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे मुझे मैसेज करें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।